Good afternoon. ये लास्ट टाइम हम लोग सर्वर को सर डोमेन बता रहे थे। हाँ जी, गुड गुड। हाँ, डोमेन के बारे में जिक्र कर रहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डोमेन बेस्ड यूजर्स की लॉगिन होती है। इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी डोमेन होती है। जैसे आपके कॉलेज का भी अपना डोमेन है simes.in। तो आप सब देख रहे हैं कि आप लोगों की अपनी मेल आईडी भी है simes.in के नाम से, है ना? लास्ट में simes.in है। ठीक इस तरीके से हाँ जी, simes.in के नाम से ही आपका वेबसाइट भी है सिमेज कॉलेज का। तो ये डोमेन कहीं ना कहीं सिमेज ने अपने लिए रजिस्टर्ड कराया और इस रजिस्टर्ड डोमेन के ऊपर पब्लिक नेटवर्क में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई। ठीक इसी तरीके से हर बैंक, हर कॉर्पोरेट ऑफिस जो है अपनी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। लेकिन इस तरह के डोमेन नेटवर्क के लिए जिस सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो सर्विस है ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉयमेंट सर्विस। ये ADDS आपके DNS के साथ मिलकर वर्क करता है, राइट? क्योंकि जब डोमेन नेम होगा तो डोमेन नेम को IP में रिजॉल्व करने वाला सर्विस कौन? DNS। तो DNS की रिक्वायरमेंट आएगी, है ना? अब देखिए, आपके सर्वर पे बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप जैसे अपने विंडोज में कोई भी चीज नया करना हो तो आप कहां जाके करते हैं? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, नॉर्मली क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर वहां से सर्विसेज मिटा के उसको मैनेज करते हैं और फिर उस सर्विस को यूज करते हैं। ऐसा कुछ किया है कभी आप लोगों ने? यस सर। तो जैसे वहां करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सर्वर है, सर्वर में ये रूल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? जिसमें बहुत सारे रूल्स आपके एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट सर्विस, है ना? तो ओवरऑल एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, वो अभी हम लोग समझ रहे थे इस चीज को कि एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसी सर्विस है जिसके हेल्प से हम डोमेन बेस्ड नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। इनमें से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसी के बेसिस पे हमारा डोमेन डिफाइन होता है और इस डोमेन बेस्ड नेटवर्क पे सारे वर्क होते हैं, चाहे वो यूजर लॉगिन हो, वेबसाइट लॉन्चिंग हो या जो भी। एक और सर्विस आप लोग इससे रूबरू हैं, एक होती है सर्टिफिकेट सर्विस। आप देखते होंगे साइट में हमेशा सर्टिफिकेट की बात होती है। जैसे जो भी साइट आप ओपन करते हैं उस साइट में क्या देखते हैं कि HTTPS लगा है। HTTPS कहने का मतलब क्या हो जाता कि HTTP विद SSL, यस, है ना? और एक SSL का मतलब हो गया सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये HTTPS वाले साइट सिक्योर कैसे, क्या होता है उनके साथ कि वो सिक्योर होते हैं? कोई आइडिया? एनक्रिप्शन यूज होता है। क्या बोल रहे हैं बाबू विशाल? एनक्रिप्शन यूज होता है सर कनेक्शन के लिए HTTPS। HTTPS में एनक्रिप्शन यूज होता है, राइट? उसमें एनक्रिप्शन होता है एंड एनक्रिप्शन के साथ साथ कुछ और भी होता। यस, उसका सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होता है 5 इयर्स का किसी भी सिक्योर साइट का। हाँ, सिक्योर साइट का, हर सिक्योर साइट का कि एक तो वो एन्क्रिप्टेड होता है, दूसरा उसका सर्टिफिकेट उसमें लगी होती है जो सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट 5 ईयर के लिए वैलिड होती है।
है ना। इस चीज को आप लोग एज अ प्रॉब्लम भी कई बार फेस किए होंगे। अगर आप अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम बदल दें तो बदलने के बाद मान लीजिए 5 इयर्स बैक चले जाए, 5, 6, 7 इयर्स बैक चले जाए, जैसे अभी 21 चल रहा है तो हम चले गए कि 2015 में, 14 में, तो आप जब ब्राउजर पे कोई भी साइट ओपन करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो साइट दिखाएगा कि ये ओपन नहीं हो सकता, इसका एक्सपायर हो गया है सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका डेट कुछ और ही है और आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम अलग ही है, राइट। तो इस तरह की सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्विस जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट करने का काम करती है और इसी सर्टिफिकेट को हम अपने डिफरेंट चीजों के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जब जाकर के सर्टिफिकेट अथॉरिटी मतलब सर्टिफिकेट सिक्योरिटी लग जाती है, राइट। यस सर। रवि शेख कुमार राउत है आपके बैच में? यस सर। ठीक। अब आप एक और सर्विस का नाम ले रहा हूं, जैसे डीएससीपी सर्विस। अब आप लोग सब लोग वाकिफ हैं डीएससीपी से? डीएससीपी का क्या काम है? ऑटोमेटिक सर आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है, राइट। तो ये सर्विस हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करते होंगे, तभी तो वो हमारी मशीनों को आईपी देता है। तो ये सर्विस आपके नॉर्मली विंडोज के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 7, 10, विस्टा, ये सब जो हैं, इन सब पे नहीं होती है। इसके लिए आपका एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता, इसलिए इस सर्वर में वो डीएससीपी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। तो डीएससीपी को हम अपने सर्वर मशीन पे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं डीएससीपी सर्वर पे। जब हम लोग सर्वर बनाएंगे तो उधर दिखेगा कि हम एक ही डीएससीपी सर्वर का मल्टीपल नेटवर्क के लिए आईपी देने का काम कर सकते हैं। एक ही डीएससीपी सर्वर पे हम मतलब जो है डिफरेंट काइंड के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस कहने का मतलब ये डीएससीपी सर्वर किसको आईपी देगा, किसको नहीं देगा, है ना। अंकित, ठीक। आईपी देगा, किसको नहीं देगा, कितने टाइम के लिए देगा, आईपी के साथ साथ और क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, है ना। जैसे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं अपने, जैसे मैंने अपने लैपटॉप पे ही कनेक्ट कर रखा है, तो वहां पे आईपी मिला, सबनेट मास्क मिला, डिफॉल्ट गेटवे, लीज टाइम यानी कितने टाइम के लिए आईपी मिला, डीएनएस सर्वर की आईपी मिली, ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर की आईपी मिली, ये सारी चीजें मिल गई हमारी मशीनों को, जिसको भी हम इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डीएससीपी सर्विस रन कर रही है जो ये सारी चीजें दे रही है। ठीक इसी तरीके से एक और सर्विस है डीएनएस। डीएनएस को एज अ प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ चुके, काम भी समझ रहे हैं हम लोग, कई बार इस सेशन में भी जिक्र कर चुके कि ये नेम को आईपी में रिजॉल्व करता है, खासकर डोमेन नेम को आईपी में रिजॉल्व करता है। तो ये डीएनएस सर्विस भी कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर होगी। तो ये डीएनएस सर्विस मिलती है आपको सर्वर में, जिसके हेल्प से आप एक डीएनएस सर्वर बनाते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन कोई जरूरी नहीं कि एक ही डीएनएस सर्वर पे वर्क करे, वो मल्टीपल डीएनएस सर्वर पे वर्क कर सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े एरिया में फैली है तो वैसे केस में भी मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हो सकते हैं। इन सारे डीएनएस सर्वर का काम एक ही होता है, ठीक है। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज को, किसी भी डोमेन को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे या पब्लिक नेटवर्क पे कैसे देखेंगे, तो उधर डीएनएस में ही आपके रिकॉर्ड क्रिएट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बना लिया, कुछ भी लाइक foxpro.com
foxpro.it.com, मैं ऐसे ही एक नाम ले रहा हूँ, foxpro आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, .it.com, आपके डोमेन का नाम ही it.com। तो ये foxpro, it.com, इनका कहीं ना कहीं एंट्री होना चाहिए जिससे ये सर्च हो सके, तो इसकी एंट्री होती है डीएनएस पे। इसलिए डीएनएस सर्विस को कॉन्फ़िगर किया जाता, मैनेज किया जाता, इसमें अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के आप कहीं किसी वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। इस चीज को हम लोग बखूबी देखेंगे जब हम अपने सिस्टम पे किसी देखिए, एक प्रियंक कुमार है, कोई प्रियंक, रोशन कुमार और अंकेश कुमार, इनको तो मैं पहचान रहा हूं, लेकिन प्रियंक कुमार, यस सर है, वो भी बैच 2 में है सर, है सर। अच्छा ठीक, प्रियंक, एनीवे ठीक है। अब आपके सर्वर पे डीएनएस के अलावा फैक्स सर्वर भी होता है। आजकल फैक्स मशीनों का यूज बहुत कम हो गया, फिर भी फैक्स सर्वर, फैक्स के मशीनों को मैनेज करने के लिए फैक्स सर्विस होती है। इसी तरीके से प्रिंट सर्विस भी होती है, प्रिंटर्स को मैनेज करने की। अब यहाँ पे किन्हीं का कोई कॉन्सेप्ट काम करता है क्या कि आखिर प्रिंटर या फैक्स मशीन में क्या मैनेज करना होता होगा सर्वर के हेल्प से? प्रिंटर के केस में, फैक्स मशीन में, जस्ट आइडिया, एक कोई भी लॉजिक। सर सेंट्रलाइज सर्वर होने से सर कोई भी क्लाइंट जो है प्रिंट ऑर्डर दे सकता है एक ही प्रिंटर, एक ही प्रिंटर, फैक्स भी उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं से भी एक ही साथ एक ही जगह आ सकता है, एक ही जगह आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर फैक्स मशीन को ऐसे भी लगा लें और प्रिंटर को ऐसे भी नेटवर्क में लगा लें और एक ही प्रिंटर अगर सब जगह कनेक्टेड हो ना, तो भी एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। ऐसा केस देखिए बच्चे तभी आता है जब हमारे नेटवर्क में मल्टीपल प्रिंटर, मल्टीपल फैक्स मशीन्स हो। तो इन्हें मैनेज करने के लिए हम इस सर्विस का यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप सब लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रिंट दिया होगा या प्रिंट देते हुए देखा होगा, या आप किसी कैफे में ही बैठे होंगे तो उधर आपको बोलता है प्रिंट दे दीजिए, मशीन ये है, तो आपने वो पर्टिकुलर प्रिंट देते वक्त में मशीन सेलेक्ट कर लिया, उस मशीन पे प्रिंट चला गया। ऐसा होता है? यस सर, यस राइट। अब मान लो थोड़ी देर के क्यों सर्वर की जरूरत पड़ेगी इन्हें मैनेज करने के लिए, बस इसलिए इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। मान लो हमारे नेटवर्क में 4 प्रिंटर लगे, ये 4 प्रिंटर को मैंने हर मशीन पे कनेक्ट कर दिया है। मशीन पे कनेक्ट करना होता है, ऐड प्रिंटर में जाकर के आप भी अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कनेक्ट करते हैं प्रिंटर को, है ना। प्रिंटर एंड डिवाइसेस आपको कंट्रोल पैनल में जैसे ये दिखता है, कभी किया है कभी कोई प्रिंटर कनेक्ट या डायरेक्ट इंस्टॉल कर लिया होगा? यस सर, मैं किया हूँ। अच्छा, तो आपने डायरेक्ट इंस्टॉल कर लिया था प्रिंटर अपने मशीन के साथ में, या कहीं शेयर्ड प्रिंटर था जिसको आपने एक्सेस किया था? सर डायरेक्ट तो नहीं हुआ, उससे हुआ, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आए, डायरेक्ट नहीं हुआ सर। अच्छा, तो किसी और मशीन पे लगा हुआ था वो प्रिंटर? यस सर, यस सर। हाँ, तो दूसरे मशीन से निकाल कर मैं अपने मशीन में लगाया। अच्छा अच्छा, निकाल ही लिया, ठीक है। नहीं, दरअसल में होता क्या है, जो हमारा प्रिंटर होता है ना, तो उस प्रिंटर को मान लो हम लोगों का एक ऑफिस है जिसमें 10 कंप्यूटर लगे, प्रिंटर को तो किसी एक कंप्यूटर पे लगा दिया, उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया उसके ऊपर, उस मशीन से तो प्रिंट निकलेगी।
यस सर। अब अगर इसी चीज को हम चाहते हैं कि भाई मैं किसी भी कंप्यूटर पे रहूं, वहां से प्रिंट दूं, तो उसी प्रिंटर से निकलना चाहिए जो कि मान लो पीसी नंबर 1 पे कनेक्टेड है। अब पीसी नंबर 2 से लेकर के 10 तक के जो मशीनें हैं उनमें से कहीं से भी प्रिंट दिया जाए तो प्रिंट निकले उसी पीसी 1 के प्रिंटर से। तो ऐसे केस में क्या जाता है कि प्रिंटर को शेयर कर दिया जाता है और उस शेयर्ड प्रिंटर को आप अपनी मशीन पे एक्सेस करते हैं। मैं आपको जस्ट दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। इधर कहीं प्रिंटर दिख रहा है आपको? डिवाइसेस एंड प्रिंटर है यहाँ पे। यस सर। यस सर। जब आप इसे ओपन करते हैं तो देखिए यहां पे आपको एक ऐड प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। यस सर। ऐड प्रिंटर को जब आप क्लिक करते हैं तो आपका मशीन खुद ब खुद पूरे नेटवर्क में सर्च करता है प्रिंटर को कि कहीं कोई प्रिंटर है। ये सर्च कर लेता ऑटोमेटिक तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि वो नहीं सर्च कर पाता है थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करते हैं कि वो प्रिंटर नहीं है मेरे पास जिसको मैं चाहता हूं, नीचे क्लिक कर दिया, तब वो आपसे पूछता है कि ये बताओ कि वो प्रिंटर है कहां जो शेयर्ड प्रिंटर है। तो सेलेक्ट द शेयर्ड प्रिंटर बाय नेम। यहां पे आप क्या करते हैं कि डबल स्लैश देते हैं ऐसे, जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। और अगला जिस पीसी पे, हम लोग के केस में पीसी 1 है जहां पे कनेक्टेड है प्रिंटर, तो या तो उसका नाम दे दीजिए पीसी का, जो उसका कंप्यूटर नेम है वो दे दीजिए, या नहीं तो उसकी आईपी दे दीजिए, फॉर एग्जांपल 1। और उसके बाद उस प्रिंटर का नाम है, मान लीजिए एचपी इंकजेट, ऐसा कुछ नाम है। वैसे नाम लंबा भी होता है, इसको शेयर करने वाले छोटा कर देते हैं। जब आप इस तरीके से देकर के नेक्स्ट करेंगे ना, वो उस प्रिंटर को इस स्पेसिफिक आईपी वाले मशीन पे सर्च करेगा और सर्च करने के बाद वो अपने आप आपकी मशीन में वो ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो गया तो ऐड होने के बाद अब वो प्रिंटर इस लोकेशन पे ही शो करने लगेगा। ठीक है, यहां शो करने लगेगा। बस जब शो हो गया और साथ में दिखेगा रेडी सेलेक्टेड होना चाहिए। जब रेडी हो जाएगा तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट देंगे, तो प्रिंटर को जब आप प्रिंट देंगे ना, तो वहां पे प्रिंटर ऑप्शन आएगा, वहां पे दिखेगा एचपी इंकजेट। आप प्रिंट दीजिए, आपके मशीन में प्रिंटर नहीं लगा है, लेकिन वो प्रिंट कहां से निकलेगा? पीसी 1 पे जो प्रिंटर रखा हुआ है वहां से। तो फाइन, इस तरीके से हम लोग एक ही प्रिंटर को मल्टीपल लोकेशन से हम एक्सेस कर लेंगे, है ना। एक चीज आपको बताता हूं, जस्ट ये सब ऐसे ही फर्जी के प्रिंटर्स हैं। मान के चलो इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। यहां पे एक प्रॉपर्टीज दिख रहा है आपको, कोई भी प्रिंटर इसमें नहीं आएगा। यस सर। चलो प्रिंटर प्रॉपर्टीज ठीक है। जब उसकी प्रॉपर्टी खुलेगी ना, तो यहीं पे शेयरिंग ऑप्शन होता है। आप जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है नहीं सपोर्टेड, बट शेयर दिस प्रिंटर टिक कर देंगे, आएगा ऐसा ऑप्शन यहाँ पे, और आपको दिखाएगा कि इस प्रिंटर का नाम क्या होगा, शेयर नेम। तो शेयर नेम लंबा होता है, एचपी जिंडे समथिंग समथिंग। अब इतना बड़ा नाम लोगों को टाइप करने में दिक्कत होता है, ये तो हम कोई नोन नेम ऐसे ही रख देते हैं। एचपी प्रिंटर या एचपी कुछ भी लिख दिया छोटा सा। बस इस तरीके से ये शेयर्ड हो जाता है
और शेयर प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए किसी भी मशीन पे ऐड प्रिंटर का हम यूज करते हैं। तो ऐसे हमने एक प्रिंटर यूज कर लिया। अब मान लो 2 प्रिंटर है, 3 प्रिंटर है, 4 प्रिंटर है हमारे नेटवर्क में। तो अब बारी बारी से हम सारे प्रिंटर को हम ऐड कर सकते हैं, हर प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। ये चारों 4 मशीनों से कनेक्टेड है, तो बाकी की जो 6 मशीनें हैं हमारी, वो सब अपने ऊपर ऐड करेंगी। अब ऐसे में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि मैंने प्रिंटर 1 पे ही जो है प्रिंट दिया और प्रिंटर 1 ऑलरेडी 100 पेजेस का कुछ प्रिंट दे रहा था। तो वैसे केस में क्या होगा, आपके मशीन पे क्या शो करेगा? वेट। वो दिखाएगा कि आपका प्रिंट जो है वो क्यू में है। जब वो 100 पेज निकल जाएंगे तो फिर आपका जो है वो प्रिंट आएगा। जबकि आइडियली है क्या कि प्रिंटर 2 खाली बैठा है, 3 खाली बैठा है, 4 भी खाली बैठा है, फिर भी अननेसेसरली सब यूजर जो है प्रिंटर 1 को ही दे रहे हैं। कोई दे रहा है 2 को, कोई 3 को, कोई 4 को। तो इन चीजों को, इस तरह के कन्फ्लिक्शंस जो होते हैं ना, हम लोग का नॉर्मल यूज होता है, हम 1 पेज 2 पेज का रिज्यूमे निकालते हैं या कुछ सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन जब कॉर्पोरेट ऑफिस की बात होती है तो वहां पे दिन भर बहुत ज्यादा प्रिंटिंग का वर्क होता है। वैसे केस में अगर इस तरह से क्यू में डॉक्यूमेंट पड़े रहेंगे तो हर काम में डिले होगा। इसीलिए एक प्रिंट सर्वर बना दिया जाता है। प्रिंट सर्वर का काम होता है कि वो प्रिंटर्स की प्रायोरिटी सेट करे, उसकी क्यूइंग को चेक करे और आपसे प्रिंट सर्वर को प्रिंट देते हैं। वो एक स्पेसिफिक प्रिंटर से ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर करके उधर से प्रिंट निकाल देता है, जिसको बोलते हैं प्रिंट स्पूलिंग। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटी के लिए एक सर्वर की नीड होती है जो प्रिंटर्स को मैनेज करे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो जितने भी सर कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वहां पे सर्वर ऐसे ही नहीं होता। सर्वर लगाने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, तब जाकर के कहीं हमारे काम फास्ट होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस के कंपैरिजन में प्राइवेट ऑफिसेस का चीजों को जल्दी एग्जीक्यूट करा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। और इसी आईटी मैनेजमेंट के लिए हम लोगों की पढ़ाई होती है कि काम होगा कैसे। और इसी सर्वर को मैनेज करने वाले लोग जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर वर्क करते हैं, लेकिन बाद में पहले वो नॉर्मल क्लाइंट्स के मशीन की प्रॉब्लम खत्म करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं का लेवल अप होता है तो वो एज अ सिस्टम एडमिन बनते हैं। और यही सिस्टम एडमिन जो है वो फिर एक दिन आईटी मैनेजर बनता है, जिसके अंडर में इंजीनियर्स वर्क करते हैं और वो सिर्फ गाइडलाइन देता है, मीटिंग्स करता है। लेकिन वो मीटिंग्स भी तभी कर पाता जब उसको बेस से एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए आप देखते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में आईटी टीम होती है, डिपार्टमेंट ही होता है अलग से, जो कि पूरे आईटी को मैनेज करता है। उसमें हर तरह के लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर भी होते हैं, असिस्टेंट्स भी होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स। इन सब को मिला के एक टीम होती है और इस टीम को मैनेज करने वाला बंदा आईटी मैनेजर होता है। अब डिपेंड करता है ये आईटी मैनेजर भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन का है या बड़े ऑर्गेनाइजेशन का है या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ जी, इस तरीके से हम प्रिंटर या फैक्सेस को मैनेज करने के लिए सर्वर की हेल्प लेते हैं। अब इसी में आ जाता है फाइल एंड स्टोरेज सर्विस। अभी हम लोग एक छोटा सा लैब कर रहे थे, आपके ही बैच में हो रहा था, लेकिन उस दिन बच्चे बहुत कम थे, 2-4 बच्चे थे, जिसमें हमने डेटा को शेयर किया था एक मशीन से दूसरी मशीन। तो उसमें क्या देखा कि हमने सिंपल शेयरिंग किया और शेयरिंग में विंडोज पे शेयरिंग में कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? एसएमडी। राइट। अब इसी एसएमडी के हेल्प से हम लोग नॉर्मली डेटा को शेयर कर लेते हैं, लेकिन तब फिर जाके जरूरत पड़ती है कि भैया ऐसे नहीं, इसी शेयरिंग को और थोड़ा सा पावरफुल करना है, जिससे मल्टीपल यूजर्स
एट अ टाइम इसे एक्सेस कर सकें और ये डिले ना करें। स्टोरेज लगा है, ह्यूज स्टोरेज है, स्टोरेज को कैसे मैनेज करें, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल शेयरिंग में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। अब आप FTP के थ्रू शेयर करना चाहते हो, SMB के थ्रू शेयर करना चाहते हो, किस तरह के प्रिविलेजेस देना चाहते हो। तो अगर शेयरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में करनी है तो फाइल सर्विस का आप हेल्प लेंगे। अगर स्टोरेज को मैनेज करना है तो आप फाइल सर्विस का हेल्प लेंगे। स्टोरेज मैनेज करने में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आए हैं विंडोज सर्वर 2016 में, 8 में भी थे, 16 में और भी बढ़िया हुआ। आप अपने ही मशीन पे मल्टीपल वर्चुअल डिस्क बना सकते हैं। आप अपनी ही मशीन से शेयर किए हुए डेटा को, मतलब शेयर किए हुए स्टोरेज को दूसरी मशीन पे एलोकेट कर सकते हैं। इन्हीं सर्विस में से एक सर्विस का नाम है iSCSI, ISCSI। इसके हेल्प से आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपका सर्वर है जिसके पास में 100 TB स्टोरेज है, हाँ 100 TB का स्टोरेज लगा हुआ है उससे। अब आप नेटवर्क के हर मशीन पे, आपके नेटवर्क के 50 मशीनें हैं, 50 मशीन पे जो है ना 1-1 TB का स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हो। वो स्टोरेज है कायदे से लगा हुआ आपके सर्वर में, लेकिन आप चाहो इस स्टोरेज सर्विस के हेल्प से iSCSI प्रोटोकॉल या iSCSI सर्विस कॉन्फ़िगर करके और नेटवर्क के स्पेसिफिक मशीन को स्पेसिफिक स्टोरेज या मान लो 1-1 TB का ही स्टोरेज सब मशीन को दे सकते हैं। हर मशीन को मशीन क्या करेगी कि वो अपने में उस स्टोरेज को ऐड करेगी और ऐड करने के बाद डिस्क मैनेजमेंट जो होता है आपके मशीन का, उस डिस्क मैनेजमेंट पे ऑटोमेटिकली दिखने लगता है कि इसमें 1 TB का एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जबकि वो है नहीं, वो है सर्वर पे। देखिए आपके मशीन में शो होता है कि 1 TB का मेरा एक और हार्ड डिस्क है। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग में एक ही हार्ड डिस्क होता है नॉर्मली, डिस्क 0, लेकिन अब आपको दिखेगा एक डिस्क 1 भी। क्या हुआ? ठीक है, आपको दिखेगा एक डिस्क 1 भी। और इस चीज को करने के लिए भी आपके ही, आप जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसमें एक सर्विस होती है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। आता हूं जरा सा, सर्विसेज मैं ओपन कर रहा हूं। मे बी ये होम एडिशन है, इसमें नहीं होगा, फिर भी लेट मी चेक। नहीं सॉरी, गलत जगह खोल दी। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, ये कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल मिलता है, इसमें एक सर्विस का नाम होगा iSCSI। यस है, तेज कुमार सोनू मेहता, ठीक। देखिए यहां पे देख रहे हैं ये iSCSI इनिशिएटर, है ना। ये iSCSI इनिशिएटर जो है, जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं, यस तो ये iSCSI इनिशिएटर में आपको डालना होता है IP एड्रेस अपने सर्वर का। फॉर एग्जांपल हम लोग के केस में हमारे सर्वर की IP ये है, हमने डाला। अब मेरे मशीन की भी कोई ना कोई IP होगी इसी रेंज में, मान लो मेरे मशीन की IP है 1.0.0.10। तो जैसे ही मैं सर्वर को यहां से क्विक कनेक्ट के लिए क्लिक करूंगा, ये iSCSI इनिशिएटर सर्वर के जो iSCSI सर्विस है उसको हिट करेगा
और वो यहाँ या तो पब्लिकली या फिर मेरे आईपी के बेसिस पे, यानी मेरा आईपी 1.0.0.10, इस 10 के बेसिस पे वहां पे 1 TB स्टोरेज अलोकेट है मेरे लिए। वो कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस कनेक्टेड। जब कनेक्टेड हो जाएगा तब आप जब अपना डिस्क मैनेजमेंट खोलेंगे तो वहां पे, यानी आप अपने कंप्यूटर का जब स्टोरेज चेक करेंगे तो नॉर्मली क्या होता कि हमारे कंप्यूटर में, डिस्क मैनेजमेंट खोल रहा हूं, यहां पे एक हार्ड डिस्क दिखाई देती है, ठीक है। अब हमें दिखने लगेगा एक और हार्ड डिस्क, डिस्क 1, या आप जो जितना भी है उसके बाद का नंबर, आप में 4 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, 5वां दिखेगा। अब ये डिस्क 1 का स्टोरेज दिखाएगा 1 TB। वी हैव नॉट कनेक्टेड इट फिजिकली, इट इज अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। बट जब भी आप इस हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा डालेंगे, ये आप जम के डालिए 1 TB है आपका स्टोरेज, आप 1 TB यूज कीजिए। कल के डेट में आपकी मशीन डेड हो जाती है, कुछ भी होता है, तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आपका सारा डेटा आपके सर्वर के हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है। तो ऐसे और भी चीजें हैं जिसके हेल्प से हम स्टोरेज को मैनेज करते हैं। स्टोरेज को एक्सपैंड करना है, श्रिंक करना है, मल्टीपल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके बहुत बड़ा ड्राइव क्रिएट करना है, वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाना है। जैसे आप VMware पे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे VMDK दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देगा वर्चुअल हार्ड डिस्क का नाम VHD। फाइन। ऐसे ऐसे आपके सर्वर में बहुत सारे इसी तरीके से सर्विसेज मिलेंगे। हाँ, यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा NFS का भी, DFS का भी, है ना। अब NFS DFS क्या होता है, तो DFS को भी समझेंगे हम लोग। DFS का मतलब होता है क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का। मैं आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। है ना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, जिससे आपको स्कोप दिखता है कि आखिर इस पेपर को हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, या फिर एक लार्ज नेटवर्क के अंदर में काम होता कैसे है, कैसे ये चीजें रन करती हैं, ठीक है, कैसे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज होते हैं। इन सब में हम IT के लोगों का ही रोल होता है। हम लोग एक दिन डॉक्टर्स की तरह अगर स्ट्राइक कर देना तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएगा। Nobody can do any task। साथ या हम नहीं बैठे, हमारा सर्वर बैठ गया, हम प्रॉपर तरीका नहीं अपनाए थे चीजों को मैनेज करने का, तो सब सिंक कर जाएगा। इसलिए इन सब का बैकअप सर्वर भी बनता है। खैर, DFS एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लो हम छोटा ही नेटवर्क का एग्जांपल लेते हैं बार बार। मान लो हमारा सेशन भी आउट होने वाला है, रीज्वाइन कर जाइएगा आप। मान लो 3 कंप्यूटर पे डेटा शेयर्ड है, लेकिन हम चाहते हैं यार वहां से एक्सेस करें कि यहां से एक्सेस करें। ये कंफ्यूजन होता है यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स को, जो IT के बंदे नहीं होते हैं। तो वैसे यूजर के कंफर्ट के लिए DFS यूज होता है। DFS का काम क्या होता है, हर जगह के डेटा को एक जगह पे लिंक पॉइंट बना देना और फाइनल एक लिंक क्रिएट कर देना। जब भी कोई यूजर उस लिंक को हिट करेगा, उसको तीनों मशीन्स के डेटा दिखेंगे, उसको